नाज़रीन, महाराष्ट्र का सियासी बहरान अब ड्रामाई मोड इख्तियार कर चुका है। अब से कुछ देर बाद फ्लोर टेस्ट की मुखालफत में उद्धव ठाकरे की अर्जाश्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। हमारी नजर महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार में एमआईएम के 4 अरकान असेंबली के आरजेडी में शमूलियत की। बिहार में एमआईएम को बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अख्तर उल ईमान को छोड़कर 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। शाहनवाज आलम, मोहम्मद अंजार नईमी, मोहम्मद अजहर असफी, रुकनुद्दीन आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही आरजेडी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब आरजेडी के पास 79 अरकान असेंबली हो गए हैं, वहीं बीजेपी के पास 77 अरकान असेंबली हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार से हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एमआईएम को इतना बड़ा झटका लगा है, 5 में से 4 आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। वो एमआईएम जो अपनी बुनियाद ढूंढ रही थी हैदराबाद से आगे, लेकिन उसकी बुनियाद ही हिल गई। बिल्कुल, देखिए मौजूद अब से कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए झटका है, लेकिन जिन लोगों ने झटका दिया है वो उसे जनता सबक सिखाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी पे हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी जो मुस्लिमों की हिमायती की बात करती है उन्होंने एमआईएम के पार्टी को तोड़ा है। आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि एमआईएम के विधायक आरजेडी के संपर्क में है, एमआईएम के विधायक आरजेडी के संपर्क में। और आखिरकार जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू होती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी को खुद से ड्राइव करके एमआईएम के 4 विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाते हैं। वहां पे वो आवेदन करते हैं कि भाई एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं और उसके बाद अध्यक्ष की तरफ से उन्हें मंजूरी मिलती है और एमआईएम के विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है, एमआईएम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में एमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट पे जीत हासिल की थी और एक बड़ी ताकत के रूप में सीमांचल के इलाकों में एमआईएम उभरी थी। और एमआईएम की कोशिश थी कि आने वाले समय में बिहार के दूसरे जिलों में भी उसकी पहुंच बढ़ेगी और एक बड़ा फोर्स तैयार करेगा एमआईएम। लेकिन आज उसे जोरदार झटका लगा और मात्र एक विधायक के रूप में सिमट के रह गई है, जो अख्तर उल ईमान, जो प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम के। तो जाहिर तौर पे एमआईएम के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के तारीख में तेजस्वी यादव ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर जिस तरीके से एमआईएम के 4 विधायकों को लेकर सदन में पहुंचे और उन्होंने 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल करवाया। आज की तारीख में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे उभर कर आई। इसके पहले बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे थी जब उनके 77 विधायक थे, लेकिन आज आरजेडी के 4 विधायक और शामिल होने के बाद एमआईएम के विधायक आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी सियासी पार्टी हो गई और एमआईएम को जोरदार झटका लगा है। बिल्कुल अनंत, और इसी बात का तेजस्वी यादव जो है वो बार बार दोहरा रहे थे कि हम जो है अब सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, हम में वो ताकत है कि बीजेपी को चुनौती दे सके। कोई और बाहर से आकर यहाँ पर अपनी जमीन तलाश नहीं कर सकते, यहाँ पर आकर बीजेपी से या दीगर आइडियोलॉजी से वो लड़ नहीं सकते। ये ताकत सिर्फ तेजस्वी यादव में, ये ताकत सिर्फ आरजेडी में है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आरजेडी का जो मेन वोट बैंक माना जाता है वो एमओआई समीकरण। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सीमांचल जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, मिथिलांचल और सीमांचल, वहाँ पे आरजेडी को झटका लगा था। और जब एमआईएम के 5 विधायक चुनाव जीत गए थे और आरजेडी को उस इलाके से मुँह की खानी पड़ी थी जो उसका कभी गढ़ रहता था। तो जाहिर तौर पर आरजेडी की पूरी कोशिश थी कि जो बिहार में एमओआई समीकरण है उसमें दरकाव नहीं हो और एमआईएम उनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। और यही वजह है कि आरजेडी ने एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में करके न सिर्फ एमआईएम को झटका दिया बल्कि ये संकेत देने की भी कोशिश की है कि आज के तारीख में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है। यही वजह है कि एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी के साथ आकर जुड़े। चर्चा एमआईएम के विधायकों को लेकर कई बार पहले भी उठी है, क्योंकि एक बार ऐसा भी देखने को मिला था कि एमआईएम के 5 विधायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासत बेहद गर्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद 2 सालों के बाद एमआईएम के 5 में से 4 विधायक
आरजेडी के खेमे में चले गए। तो आज के तारीख में आरजेडी जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बिहार में जो एमवाई समीकरण की सबसे बड़ी पार्टी, मुसलमानों की सबसे बड़ी समर्थक पार्टी अगर कोई है तो वो आरजेडी है। बिल्कुल और आनंद, ये एक पैगाम देने की साफ तौर पर उन्होंने ये पैगाम दिया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन ये बताएं कि एक तरफ जहां पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नीतीश हुकूमत जो है वो मुसलमानों के साथ है, माइनॉरिटी के साथ अब नहीं है, जो वो बार बार दावा करते हैं, उनके दावे खोखले हैं। इस बीच जो है एमआईएम ने पूरी कोशिश की थी इस नैरेटिव के चलते अपनी जमीन तलाशने की, और कहीं ना कहीं वो कर भी रहे थे। लेकिन इस बीच इतना बड़ा जो धचका लगा है, इसके और क्या कुछ फैक्टर्स है? देखिए, कई सारे सियासी संकेत इसे समझे जा सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार में मुसलमानों को लेकर जेडीयू ने कई बड़े फैसले किए हैं। नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के लिए कई ऐसे फैसले किए हैं और बार बार ये जताने की कोशिश पे करते हैं कि बिहार में मुसलमानों के लिए जितना काम उन्होंने किया इसके पहले किसी भी शासक ने नहीं किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो या फिर कई सारे ऐसे विवादित मुद्दे आए हैं, अवैध घुसपैठियों का मामला हो, नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा मुखर रही है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जेडीयू के रहते बिहार में जो लोग भी कुछ और मंसूबा देख रहे हैं वो सफल नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के वोट को लेकर आरजेडी और जेडीयू में रस्साकसी चलती रहती है जी। और एमआईएम के विधायकों को तोड़ के तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो आरजेडी है। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से भी एक क्लेम किया जा रहा था और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून और अवैध घुसपैठिए का मामला हुआ था तो जेडीयू बीजेपी से एक तरीके से भिड़ गई थी। और यही वजह है कि दोनों पार्टी के नेताओं के बयान भी काफ़ी चले थे, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के संबंधों पर भी असर पड़ने लगा था। तो जाहिर तौर पे मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश जेडीयू और आरजेडी की तरफ से समय समय पर की जाती है और एमआईएम के विधायकों को शामिल करा के, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमांचल के चारों विधायक हैं और जो मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, अगर वहाँ के विधायक आरजेडी के साथ आते हैं तो एक बड़ा मैसेज आरजेडी ने आज देने की कोशिश की है बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को, वोटरों को, कि भाई आज के तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा हित ऐसी है तो आरजेडी है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा रहा जब उन्होंने 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और जेडीयू के लिए निश्चित तौर पर यह घाटे का सौदा माना जाएगा क्योंकि जेडीयू की भी नज़र एमआईएम के विधायकों पर थी। बिल्कुल। और ये बताएं कि अब जो तेजस्वी यादव ने ये पैगाम दिया है, वहीं पर तेजस्वी यादव जो है गाड़ी में ड्राइव करते हुए फ्रंट सीट पर दिखाई दिए, खुद ड्राइव कर रहे थे, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये दिखाने की कि अब जो है सियासत की कमान बिहार की जो है वो थामने को तैयार है, वो रेडी हो चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है आरजेडी सामने आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में और क्या कुछ इससे बदलाव दिखाई दे सकता है बिहार की सियासत में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल ही धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अचानक से पटना पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से बंद कमरे में 1 घंटे मुलाकात करते हैं। वो भी तब जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में संबंधों में काफ़ी तल्खी आ गई थी। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके बहाने बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई थी। धर्मेंद्र प्रधान अचानक से पहुँचते हैं पटना और 1 घंटे बंद कमरे में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और उसके बाद कुछ घंटे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में संबंध बहुत बेहतर हैं, 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं, तो संबंध बहुत बेहतर नहीं है बीजेपी और जेडीयू के। इसी बीच में कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने में शामिल किया था और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 77 विधायकों की पार्टी हो गई थी और आरजेडी उससे पीछे रह गई थी। अब जब 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने पाले में शामिल किया और 80 विधायकों की पार्टी होगी, तो कल के तारीख में अगर बिहार का सियासी समीकरण कुछ बिगड़ता है, जेडीयू और बीजेपी जिसके सामना अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कल के तारीख में बीजेपी और जेडीयू अलग होती है तो बड़ी पार्टी के तौर पे आरजेडी क्लेम कर सकती है कि हम बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तो वैसी परिस्थितियों में आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, इसमें फिलहाल कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी के लिए बेहद जरूरी था कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहे, कि कल के तौर पे अगर सियासी समीकरण में कुछ बदलाव होता है तो आरजेडी को वो मौका मिले बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। इसी वजह से इसके पहले बीजेपी ने भी जब 3 विधायकों को अपने में शामिल किया था तो वो भी ताल ठोकर ये कहते नहीं थक रहे थे कि आज के तारीख में बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। तो जाहिर तौर पे बिहार में बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की जो होड़ लगी है वो ये संकेत देता है कि बिहार में गठबंधन में बहुत कुछ सही नहीं चला और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए फिलहाल कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से तेजस्वी यादव आज के तारीख में जैसे गाड़ी चलाकर, भले हम उसको सियासी तौर पे
ड्राइविंग सीट पे कर रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में बिहार के सियासत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर आरजेडी उभरती है तो ड्राइविंग सीट पर निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और वो खुलकर ओपनली इस बात को बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि अब कमान उनके हाथ में है। लेकिन ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने भनक लिया कि किन लोगों की क्या कुछ एस्पायरेशंस है, कौन से लोग जो है जो छोटी पार्टी छोड़कर बड़ी जो पार्टी है बड़े मैदान में आना चाहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान के अलावा क्या दीगर लोगों के बारे में, अपने ही अरकान असेंबली के बारे में नहीं जानते थे कि उनके एम्बिशंस क्या है, एस्पायरेशंस क्या है, या क्या कुछ उनकी पार्टी में चल रहा है? एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे जी, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि तेजस्वी यादव ने तो ये दिखा दिया कि ड्राइविंग सीट पर वही बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में मजीद बड़े भी अगर कुछ चेंज आ सकते हैं तो तेजस्वी यादव का अहम रोल रहेगा। लेकिन ये बता दें कि ओवैसी कहां पर चूक गए? अख्तरुल ईमान तो उनके साथ है, लेकिन क्या दीगर लोगों के जो 4 और लोग उनके साथ थे, क्या उनके एस्पायरेशंस और एम्बिशंस पहचानने में वो कहीं ना कहीं चूक गए? नहीं, देखिए मुझे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पहले से, लगभग 6 महीना पहले से इस बात के कयास लग रहे थे कि आरजेडी के संपर्क में एमआईएम के विधायक हैं। और कुछ दिन पहले ही जब हम न्यूज 18 ने भी उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात हवा में है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और आरजेडी एमआईएम को तोड़ेगी, ये इसकी तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जब चर्चा होती है तो ऐसे ही चर्चा नहीं होती, और सियासत में जब किसी बात को लेकर चर्चा अचानक से गर्म हो जाए उसे हल्के में नहीं लिया सकता। एमआईएम ने शायद यही गलती कर दी, ओवैसी ने यही गलती कर दी, अख्तरुल ईमान ने यही गलती कर दी कि अपने विधायकों के मूड को नहीं भाप पाए। क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनका आरजेडी से काफी नजदीकी का रिश्ता रहा, और कुछ दिन पहले ही जी बिल्कुल, आरजेडी से कब वो इतने नजदीक हो गए और उनका मूड क्या कुछ है वो पहचानने में वैसी चूक गए और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। बेहद शुक्रिया आनंद आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुख करते हैं महाराष्ट्र का सियासी बहरान ड्रामाई मोड पर खड़ा है। एक तरफ बीजेपी ने रियासत में हुकूमत बनाने की मशक तेज कर दी है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ग्रुप के अरकान असेंबली भी गुवाहाटी के होटल से निकल चुके हैं। गोवा में शिंदे ग्रुप के लिए कई कमरे बुक किए गए हैं। ये तमाम अरकान असेंबली फ्लोर टेस्ट के लिए कल महाराष्ट्र के कानून साज असेंबली पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक फ्लोर टेस्ट में अगर उद्धव ठाकरे अक्सर ये साबित नहीं कर पाए तो बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस वज़ीर आला बनेंगे। दूसरी तरफ रियासत में सियासी हलचल के दरमियान सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे हुकूमत के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ दायर अजराज पर अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बताएं कि अब से कुछ देर में ही सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है और इस बात पर हेयरिंग है कि क्या जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा वो होना है कि नहीं होना है, क्योंकि महासरकार तो ये कह रही है कि ये फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो जो बागी एमएलएज हैं उनके डिस्क्वालीफाई पर भी हेयरिंग होनी है। अगर वो लंबा डिले हो सकता है तो फिर फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं? देखिए, इसमें अगर टेक्निकली जाएं या लीगली पॉइंट पर जाएं तो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तमाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और शिंदे ग्रुप की तरफ से जो जिन बातों को लेकर बहस हो रही थी, जिन बातों जाए, जैसे डिप्टी स्पीकर के आदेश का मामला था, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके चीफ व्हिप जो सुनील प्रभु को नियुक्त किया गया था शिवसेना की तरफ से, साथ ही जो गठ नेता जो अजय चौधरी बनाए गए थे, जब ये तीनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उसी दौरान महाराष्ट्र सरकार को चाहिए था या शिवसेना की तरफ चाहिए था कि सरकार इस मामलों के बीच अगर बीजेपी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सरकार बनाने की कवायद हो सकती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। लेकिन उस दौरान इनके तमाम जितने भी एप्लीकेशन पेश किए गए थे उस एप्लीकेशन में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था। तो हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई जरूर करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सुनवाई में अपने अनुमान के तौर पे कह जा रहे हैं। सर्वेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सर्वेश, आप तक फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचकर एकनाथ शिंदे ग्रुप पहुंच चुका है। आपको बता दें, गुवाहाटी एयरपोर्ट एकनाथ शिंदे ग्रुप पहुंच चुका है। गुवाहाटी से गोवा के लिए कुछ देर में रवाना होंगे। एकनाथ शिंदे ने विक्ट्री साइन दिखाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे ग्रुप गोवा के लिए निकल चुके हैं, गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शिंदे ग्रुप, रिबेल ग्रुप पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी से गोवा के लिए कुछ देर में ही रवाना होंगे।
साथ ही आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने विक्ट्री साइन दिखाया है, इशारा कि कल फ्लोर टेस्ट होता है तो विक्ट्री उनकी है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी होनी है। आपको बता दें कि शिंदे ग्रुप जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है कि उनकी विक्ट्री होनी है। इस वजह से एकनाथ शिंदे भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए एयरपोर्ट पर नजर आए। गुवाहाटी एयरपोर्ट की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है शिंदे ग्रुप। इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हवाले से आपसे अपडेट चाहते हैं शंकर। कोर्ट में इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी और महाराष्ट्र से जुड़े मामले पर आज बकायदा कहा गया था कि आज ही इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि कल का वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए रखा गया है। जी। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्डीवाला की जो बेंच है सुनवाई के लिए बैठ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त में इस मामले की महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मामले की सुनवाई करने के लिए अब बेंच बैठ चुकी है। अब थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। जिस तरह से फ्लोर टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, इस मसले पर एक आज सुबह में ही आज याचिका दायर किया गया था और याचिका दायर करने के बाद कोर्ट से बकायदा इस मामले पर अपील की गई थी कि आज ही इस मामले पर सुनवाई करने के लिए वक्त आज मुकर्रर किया जाए। तो अभी 2 जजों की बेंच अब इस वक्त में बैठ चुकी है सुनवाई करने के लिए। थोड़ी देर में अब ये सुनवाई शुरू होगी। और जिस तरह से अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंह भी भी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ गए हैं और वो अपनी तमाम दलीलों को पेश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तुषार मेहता वो कोर्ट में अपनी दलीलों को देंगे। जिस तरह से बकायदा शिंदे गुट की अगर बात करें तो शिंदे गुट की तरफ से भी वकील नीरज किशन कौल और मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई अब शुरू होने वाली है। 2 जजों की बेंच इस मामले पे आगे सुनवाई करने के लिए बैठ चुकी है। लेकिन देखिए, कल ही इस मामले को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। इस मामले को लेकर जिस तरह से बकायदा कल ही इनपुट दिया गया था और जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फैसला लिया कि इस मामले पे जो मौजूदा सरकार है उनको कहा गया कि अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप कल पेश करें। और इसके लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 11 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि आप अपना फ्लोर टेस्ट करें और अपने बहुमत को आप दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, एकनाथ शिंदे गुट जो है वो पूर्ण बहुमत का एक दावा कर रहे हैं। और जिस तरह से बकायदा कल आज गोवा पहुंचे हैं, हालांकि गोवा से पहले जब गुवाहाटी में थे तो आज सुबह में भी एकनाथ शिंदे सबसे पहले वो कामाख्या देवी मंदिर गए। वहां पर देख जाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर भी अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे और वो बता रहे थे कि वो पूर्ण बहुमत में हैं और उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब गोवा पहुंचने के बाद भी वो तमाम विधायकों के साथ में काफी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ जिस तरह से विक्टिम मार्क चिन्ह दिखा रहे हैं, तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे काफी आश्वस्त हैं। उन्हें इस बात का पूर्ण तौर पर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट में उनकी विजय हो सकती है। लेकिन ये किस तरह से वहां पर कल फ्लोर टेस्ट होना है या नहीं होगा, ये तमाम जो चीजें आज कोर्ट निर्धारित करेगी। आज कोर्ट में काफी देर तक इस मामले को लेकर सुनवाई चलेगी। जब दोनों पक्ष के तरफ से जब दलीलें दी जाएंगी तो वो देखना लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों को कितना मानती है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम फैसला करेगी क्या कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से भी कि ये भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे डिलेमा में भी है कि जब तक ये हियरिंग होती है तब तक वो ये भी डिसाइड कर पाएं कि अब क्या वो पहले रिज़ाइन कर देंगे या फिर फ्लोर टेस्ट को का सामना करेंगे। ऐसे में ये बता दें कि क्योंकि इससे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से हियरिंग हुई उसमें ये माना जा रहा था कि गवर्नर का जो ऑर्डर होगा वो दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए ऑर्डर। ऐसे में कितने चांसेस है कि उद्धव ठाकरे को महाअघाड़ी सरकार को राहत इस हियरिंग से मिल सकती है?
देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जी। 2 जजों के बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी वो अपना दलील दे रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 24 घंटे का जो वक्त दिया गया है, इस मामले में उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि इशारों में राज्यपाल के उस फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्यपाल को बहुत जल्दी थी इस मामले पर फ्लोर टेस्ट कराने की। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने आज अभिषेक मनु सिंघवी उन तमाम दलीलों को रख रहे हैं और दलील देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। एक तरह से कहा जा सकता है वो कटाक्ष है, व्यंग है, जो आज उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है उन्होंने कोर्ट के सामने कहा है। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि 24 घंटे में बहुमत परीक्षण करने के लिए कहा गया है और इस मामले में कि मान लीजिए कि 11 जुलाई को कोर्ट विधायकों की याचिका अगर खारिज कर देता है जी और 2 दिनों में स्पीकर फैसला देता है, तो क्या वो कल वोट दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, जैसे 16 विधायक का जो मसला था, जिसे बकायदा वहां पे उसकी उम्मीदवारी जो है खारिज की गई थी। बिल्कुल, और तो यहाँ पे हियरिंग अभी जारी है और इस पर क्या फैसला आता है वो आने वाले वक्त में कुछ देर में पता चल जाएगा। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग, उस हवाले से आपसे अपडेट चाहेंगे कैबिनेट मीटिंग के हवाले से। दूसरा, कैबिनेट मीटिंग का एक एजेंडा माना जा रहा है औरंगाबाद का नाम बदलना। क्या शिवसेना आखिरी मौके आने तक भी ये कोशिश कर रही है ये दिखाने की, ये साबित करने की कि वो अपने हिंदुत्व एजेंडे पर बरकरार है? क्या ये लास्ट बॉल ट्राई इसको माने? जी बिल्कुल, जिस तरह से जी बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार की ये लास्ट मंत्रिमंडल की बैठक हो और जब से ये मामला विधायक सिंधे गुट का चला है बगावत का, उसके बाद से जितनी भी सरकारी फाइलें हैं उनको एक एक करके मंगाया जा रहा है और जितने भी काम पेंडिंग थे उनको बहाल किया जा रहा है। तो कहा तो यही जा रहा है कि इनकी आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या डिसीजन देता है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात करें, 2 दिन पहले की, तो हमारे एक नेता के साथ जो बातचीत हुई थी, ये सारे उपक्रम जो अभी हो रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की बात, चाहे देवेंद्र फडणवीस का राज्यपाल से मिलना हो या गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी करना हो फ्लोर टेस्ट को लेकर, ये सारी बातें 2 दिन पहले ही हमें किसी के जरिए पता चली थी, हमने बताई भी थी। तो सारा उपक्रम ऐसे लग रहा है कि पूर्ण नियोजित है राज्यपाल की तरफ से को लेकर। जिस तरह से मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बातें कही हैं कि राज्यपाल जी को कितनी जल्दी थी, एक तरफ से उनके पर एक संदेह जताने की बात। बिल्कुल, और सर्वेश, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात हो चुकी थी, उसके बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब गवर्नर के आगे उद्धव ठाकरे को रिजाइन कर देना चाहिए। वहीं लेकिन जो कॉन्फिडेंट शिंदे ग्रुप लग भी रहा है, वो कॉन्फिडेंस कितना सही है, क्योंकि अभी ये भी तय होना है कि वो फिर डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं, एमएलए रहते भी है कि नहीं, अगर महासरकार गिर भी जाती है तब भी। सर्वेश, शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर बता दें। नावपुरा में बाजार कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हुआ है। नावपुरा मीर बाजार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर जारी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। तो नावपुरा मीर बाजार कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हुआ है। हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और ये इलाका जो है ये नावपुरा मीर बाजार कातरन का इलाका है, जहां अभी अभी कुछ देर पहले जो है एक झड़प शुरू हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात की गई है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। और मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है हाईवे से, और जहां मीर बाजार जो है वो वहां पे एक ट्रांजिट कैंप है यात्रा के लिए रखा गया है, जहां पे लंगर वगैरह का एहतमाम रखा जाता है और बिल्कुल हाईवे के करीब है ये इलाका, जहां पे अभी ये एनकाउंटर शुरू हो गया है। और जो हमें जराए से तफसीलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो है कई मिनट अंदर हो सकते हैं और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है। और ये एक नाला है, नाले के करीब जो है कुछ देर पहले फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई, जो एक एनकाउंटर में कन्वर्ट हो गया। और हम इस वक्त बिल्कुल इलाके में मौजूद हैं और मैं मुनज़्ज़ा आपको बताऊं कि आज श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हुई और यात्रा का जो
पॉइंट है, मींस अगर हम जो हाल्ट पॉइंट है, हाल्ट जी। पॉइंट मीर बाजार है और यहाँ से बिल्कुल चंद किलोमीटर की दूरी पर, 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है ये मीर बाजार का हाल्ट पॉइंट, जहाँ श्री अमरनाथ जी की यात्रियों को जो है वो ठहराया जाता है। और बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये जो पीछे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, ये पीछे सिक्योरिटी जो है मुस्तैदी से ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं और बिल्कुल अभी जो है एनकाउंटर जारी है, फायरिंग का तबादला भी वक्फे वक्फे पे जारी है। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। असेंबली में अक्सरियत साबित करने के हुक्म के खिलाफ अर्जी उद्धव ग्रुप की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। गवर्नर ने बहुत तेजी से काम किया है। गवर्नर ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। इस वजह से भी महाअघाड़ी सरकार का कहना है कि ये फ्लोर टेस्ट के लिए ऑर्डर भेजना गवर्नर का ये इलीगल है। इसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और इस हवाले से समाअत भी शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। असेंबली में अक्सरियत साबित करने के हुक्म के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है। उद्धव ग्रुप की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। गवर्नर ने बहुत तेजी से काम किया है। गवर्नर ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। इस हवाले से ये अर्जी दाखिल की गई है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है और इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर समाअत शुरू हो चुकी है।